पूरा करवाना था, मेरे पास सिर्फ 1 घंटे से भी कम का टाइम है, जितना हो गया देखता हूँ, बाकी कल कैरी करूँगा। बेसिक ईपीएस और इसके फॉर्मेट्स आज करवाता हूँ, कल डायल्यूटेड डीपीएस करके फिर इसका आपको जो एक बड़ा क्वेश्चन है डैफोडिल्स लिमिटेड वाला, वो भी हम कर रहे होंगे। ईपीएस इंपॉर्टेंट एरिया है आई कैप में, क्योंकि रिसेंट 2 अटैम्प्ट से पहले ऐड हुआ है, इसलिए इसमें से सवाल आने के चांसेस जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, आने ही आना है। और 2 अटैम्प्ट से कंसेक्टिवली पूछ भी रहा है। माइट भी इस दफ़ा खाली वो डायल्यूटेड डीपीएस पूछ ले, या माइट भी खाली बेसिक ईपीएस पूछ ले। इट्स अप टू द एग्जामिनर, वो क्या पूछना चाहता है, क्या पूछना नहीं चाहता। अगर आप इसके लर्निंग आउटकम देखें तो आज से पहले ये R2 में था। जब R2 में था तो सिर्फ वहाँ पे बेसिक ईपीएस होता था, डायल्यूटेड ईपीएस नहीं होता था। यहाँ पे बेसिक एंड डायल्यूटेड बहुत हैं, तो इसका मतलब ये पूरा स्टैंडर्ड जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है, और इसका टेस्टिंग लेवल जो है वो 2 है। इट मीन्स कि इसमें से अप टू 20 मार्क्स तक का क्वेश्चन जो है आपको पेपर में एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं। बेसिकली इसमें जो हम चीज़ देखने हैं, हमने इशुएंस ऑफ शेयर देखनी है कि शेयर्स इशू होने से हमारा कैसे नंबर ऑफ़ शेयर्स चेंज होते हैं, और उन नंबर ऑफ़ शेयर्स का अर्निंग के ऊपर क्या फ़र्क आता है, हमने वो देखना है। तो हमारे पास शेयर्स की 4 इकसाम है जो हम यहाँ पे डील कर रहे होंगे, एट फेस वैल्यू, एट प्रीमियम, राइट इशू और बोनस इशू। चारों पता है, चारों की एंट्रीज पता है कैसे होती हैं? किसी को इन चारों में से किसी एक में भी कन्फ्यूजन है तो बताएं। फेस वैल्यू पे क्या होता है, जितने की शेयर की वैल्यू है आप उस पर इशू करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे होते हैं, उस वैल्यू से आपका शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा होता है जो एट पार वैल्यू होती है। प्रीमियम का मतलब क्या है कि 10 रुपये शेयर की कीमत है, आप उसको इशू कर रहे हैं 15 रुपये का, 5 का प्रीमियम होता है, और लेकिन शेयर कैपिटल आपका हमेशा किससे क्रेडिट होता है, 10 से ही होता है। राइट इशू क्या होता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पे आप शेयर्स दे रहे होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, राइट इशू। और बोनस इशू क्या होता है कि आपने विदाउट एनी कैश, विदाउट एनी इनफ्लो क्या किया है, शेयर इशू कर दिए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके बोनस इशू कहला रहे होते हैं। रिमेंबर, फेस वैल्यू पे इशू हो, प्रीमियम पे इशू हो, राइट इशू पे हो, तीनों पे आपके नेट एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, आपके एसेट्स में इजाफा हो रहा है। कैसे? आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट इंक्रीज़ होने की वजह से आपके नेट एसेट्स जो हैं वो इन तीनों में इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। ये वाहिद है जिसमें से आपके नेट एसेट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता, आपके एसेट्स में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं होता, बट आपका शेयर कैपिटल जो है वो चेंज हो रहा होता है। तो ये 4 इश्यूज़ हैं, इन चारों को हमने क्या करना है, यहाँ पे डील करना है। सिमिलरली यहाँ पे फिर डिविडेंड भी साथ होगा, बिकॉज वो डिविडेंड एज ए कैश भी दे सकता है, वो डिविडेंड में शेयर्स भी दे सकता है, और डिविडेंड में शेयर्स मिलेंगे तो उससे हमारा शेयर कैपिटल बढ़ेगा, हमने वो भी क्या करना है, यहाँ पे ट्रीट करना है। डिविडेंड हमारे पास 2 तरह के होंगे, एक होगा हमारा फाइनल डिविडेंड और दूसरा होगा हमारा इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होगा, जो ईयर एंड के ऊपर डिक्लेयर होगा और अगले साल उसकी पेमेंट हो रही होती है। 2023 में डिक्लेयर करेंगे, 2024 में क्या हो रहा होगा, वो पे हो रहा होगा। 2024 में डिक्लेयर करेंगे, 2025 में क्या हो रहा होगा, वो डिक्लेयर पे हो रहा होगा। ये है आपका फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि जिस साल डिक्लेयर होगा उसी साल हम क्या कर रहे होंगे, उसको पे कर रहे होंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, फाइनल इंटरिम डिविडेंड कहला रहा होता है। कैश डिविडेंड अगर मिलेगा तो वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाके उसको इम्पैक्ट कर रहा होगा फॉर द ईयर रिटेन्ड अर्निंग में। लेकिन अगर आपको डिविडेंड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो वो किसको इम्पैक्ट करेगा, वो भी रिटेन्ड अर्निंग्स को तो इम्पैक्ट करेगा, शेयर कैपिटल को भी करेगा, बट उसने यहाँ पे जाके ईपीएस में हेल्प करनी है। ठीक है, अब ये आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा ना, ईपीएस किसको मुश्किल लगता है, बी जेन्युइन। ईपीएस किसको मुश्किल लगता है? अगर मैं कोई सबसे आसान टॉपिक का मान लेंगे, बहुत यार घटिया लोग हो, सीधा मुंह पे इनकार कर दिया यार, नहीं मानेंगे। यार पानी जरा मंगवाना। पानी है क्या ना यार, जरा पानी, अभी सिर्फ पानी। ईपीएस वाकई आसान एरिया है। ईपीएस को सॉल्व करने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मेट चाहिए,
दिस फॉर्मेट। अगर आपको ये फॉर्मेट समझ आता है ना, ख़ास तौर पर अगर आपको टेबल आ गया बनाना, ईपीएस का सवाल जिस मर्जी अटैम्प्ट का पकड़ लें, वैल्यू को कॉपी पेस्ट करना है, नथिंग मोर देन डैट। ईपीएस वाकई R1 का सबसे आसान टॉपिक है अगर आप इसको, आपको एक टेबल ड्रॉ करना आता है। अभी मैं इस पे पहुंचता हूँ। ईपीएस मुश्किल नहीं है। तो डिविडेंड हमारे पास दो तरह के हैं, एक है बेसिक, एक है हमारा फाइनल डिविडेंड, और दूसरा हमारा क्या होता है, इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर होता है, फाइनल डिविडेंड जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या कर रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं। अब ईपीएस को जो हमने कैलकुलेट करना सीखना है, जो स्टैंडर्ड्स में इसकी चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस से पार्ट बनती हैं, हमने देखना है कि बेसिक ईपीएस किसे कहते हैं, अर्निंग्स किसे कहते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जो ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो रहे हैं वो कैसे होंगे, शेयर इशू मार्केट प्राइस के ऊपर कैसे होंगे, बोनस इशू कैसे होंगे, राइट इशू कैसे होंगे, शेयर स्प्लिट कैसे होगा, कंसोलिडेट कैसे होगा, और रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट जो है वो हमने यहाँ पे सीखनी है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी बेसिक ईपीएस का पार्ट बन रही होती हैं। बेसिक ईपीएस अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो उसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि हम नेट इनकम लेते हैं, उसमें से हम लेस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, और इसको डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, बेसिक ईपीएस आ जाता है। ये जो नेट इनकम माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, इसको हम कहते हैं अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, कि ये वो अर्निंग है जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से मुंसलिक है, इसे हम क्या कहते हैं, अर्निंग्स कह रहे होते हैं। तो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या होगा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और इसको डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगी। अगर आपके प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे, तो क्या वो यहाँ पे लेस होगा? अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे हम डिविडेंड दे रहे हैं तो क्या वो यहाँ पे लेस होगा? कभी भी लेस नहीं होगा, क्योंकि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर हम डिविडेंड पे कर रहे होते हैं वो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, वो हमारी क्या होती है, इंटरेस्ट कॉस्ट होती है। क्योंकि वो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट है तो वो जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसमें से ऑलरेडी लेस होके आई होती है। तो यहाँ पे कौन सा लेस होगा, हमेशा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जो है वो हम यहाँ से हमेशा लेस करवा रहे होंगे। ठीक है। अब अर्निंग्स जो है, अर्निंग्स जो हम बात कर रहे हैं होती क्या है, आपने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना सीखी होगी, क्या होती है, क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें आप क्या करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से, इसमें से लेस करवाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, क्या आ जाता है, लेस करवाते हैं एक्सपेंसेस जितने भी हैं, आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से आप लेस करवाते हैं अपनी फाइनेंस कॉस्ट, ये आता है जी आपका पीबीटी। इसमें से आप लेस करवाते हैं टैक्स, ये आपके पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना जो आपके पास आया है, इसमें से आपने क्या करना है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है, ऐसे ही है, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, आपका रिटेन्ड अर्निंग में जा रहा था, साफ साफ इसको उठा के। अब डिविडेंड आपने दो किस्म के शेयर होल्डर्स को देना है, एक देना है आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और दूसरा होना है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को। जब हम ईपीएस कैलकुलेट करने जाएंगे तो ईपीएस के लिए हमने देखना है कि पर शेयर अर्निंग कितनी कंपनी करके दे रही है। उसके लिए फिर क्या करेंगे, जब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए आपको अर्निंग चाहिए होगी तो ये जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है इसमें से जितना डिविडेंड इनको पे करना है वो लेस करवाएंगे। ये लेस करवाने के बाद आएगी आपकी अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, कि ये वो अर्निंग है जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से मुंसलिक है। इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स पे तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा जी अर्निंग पर शेयर टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कितनी बन रही है।
तो न्यूमरेटर की वर्किंग आई कैप में आ सकती है। ये है हमारा जो किसको इम्पेक्ट कर रहा है, न्यूमरेटर को इम्पेक्ट कर रहा है, जिसमें नेट इनकम है और प्रेफरेंस डिविडेंड है। जब इसमें IAS 8 की एप्लीकेबिलिटी आएगी ना, जब एग्जामिनर तंग करेगा, जब IAS 8 की एप्लीकेबिलिटी आएगी तो वो उस प्रॉफिट में क्या करेगा, आपको कोई एडजस्टमेंट करवा के आपका प्रॉफिट जो है वो रिवाइज करवा सकता है। वो कह देगा जी आपने इस साल का प्रॉफिट कमाना निकाल रहे थे, बट आपको याद आया कि आपके डेप्रिसिएशन का रेट 10% था, आपने 15 पे लगा दिया, कह सकते हैं वो। उससे क्या करेंगे, आप अपना पहले प्रॉफिट रिवाइज कर रहे होंगे, वो कोई एक्सपेंस मिस करवा सकता है, वो कोई फाइनेंस कॉस्ट मिस करवा देता है। इवन वो फॉर एग्जांपल जो सबसे ज़्यादा कॉमन एडजस्टमेंट इसमें एक्सपेक्टेड है, वो कह देगा कि जी जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड था वो आपने एज अ फाइनेंस कॉस्ट ट्रेड करना भूल गए हैं और आपने उसको डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए। अब ये नहीं होगा ना, अब इसको आपने क्या करना है, एज अ फाइनेंस कॉस्ट ही लेके चलना है। तो इसका मतलब एक आधी एडजस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट्स में करवा रहा होता है। जैसे डैफोडिल्स वाला सवाल है, उसमें सारी एडजस्टमेंट पहले प्रॉफिट में हुई है। तो अगर प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट करवाएगा तो यहाँ पे IAS 8 की एप्लीकेबिलिटी वो ले आएगा बीच में EPS में जाने से पहले। दूसरा फॉर्मूले में क्या आता है, हमारे पास वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं कि हमने इसको डिवाइड किस पे करना है, नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर डिवाइड करना है। इतने हमारे शेयर्स हैं, इसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे। अब नंबर ऑफ शेयर्स भी हमारे पास क्या होते हैं, तब्दील हो रहे होते हैं। देखो जो साल के ओपनिंग में शेयर्स हैं, साल के एंड में क्या उतने शेयर्स हमारे पास रहेंगे। सिंपल सी बात है, हम शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं, ओपनिंग शेयर हमारे पास होंगे, क्लोजिंग शेयर भी हमारे पास आ जाएंगे, इतने हमारे नंबर ऑफ शेयर्स पड़े हुए हैं। ओपनिंग से क्लोजिंग में क्या थ्रू आउट द लाइफ कंपनी के शेयर सेम रहते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज नहीं होते, होते हैं ना। अब अगर कंपनी के शेयर्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हों तो उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना सीखना है। अब कंपनी के शेयर्स कितनी वेज में इंक्रीज हो सकते हैं, ज़रा बताइएगा। बोनस इशू शेयर, रिडम्पशन सर्विस का पार्ट नहीं है। देखिए हमारे पास ना जो शेयर की इशुएंस है ना वो 3 तरह की है। हम करेंगे शेयर इशू फॉर फुल कंसिडरेशन। नंबर 1 मतलब क्या हुआ, जितने की मार्केट वैल्यू ना शेयर की, अगर मार्केट में 15 रुपये का है हम 15 का इशू कर रहे हैं, मार्केट में 20 का है हम 20 का इशू कर रहे हैं, मार्केट में 30 का है हम क्या कर रहे हैं, हम 30 का इशू कर रहे हैं। ये है इशुएंस ऑफ शेयर एट फुल कंसिडरेशन, पूरी मार्केट कीमत पे हमने क्या किए हैं, शेयर इशू किए हैं। नंबर 2 है इशुएंस ऑफ शेयर फॉर नो कंसिडरेशन, हमारे बिजनेस में कोई पैसा, कोई नेट एसेट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ, लेकिन हमारे शेयर्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, इंक्रीज या डिक्रीज हो गए हैं। इसमें क्या कुछ आएंगे, इसमें 4 चीज़ें आएंगी, बोनस शेयर्स आएंगे, शेयर स्प्लिट आएगा और शेयर कंसोलिडेशन जो है वो आ रही है। 3 चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। अब बोनस में भी एसेट्स इंक्रीज नहीं होते, शेयर इंक्रीज हो रहे होते हैं, स्प्लिट में भी शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, कंसोलिडेट में क्या हो रहे हैं, शेयर्स हमारे कम हो रहे होते हैं। 3 चीज़ें हैं। अब इनसे भी शेयर कैपिटल में चेंज आएगा, बट नेट एसेट्स में कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही होगी। और तीसरे हमारे पास क्या आते हैं, कैटेगरी राइट इशू की, कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम शेयर दे रहे हैं लेकिन मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू पर दे रहे हैं, जिसमें बोनस के एलिमेंट शामिल होते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं शेयर्स को इशू करने की, फुल कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन और राइट इशू, जिससे हमारे क्या हो रहे होते हैं, शेयर्स चेंज हो रहे होते हैं। क्लियर है ये? प्रीमियम पे कैसे होते हैं फिर, मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अब हम EPS पे निकलना सीधा कि EPS निकालने का तरीकेकार क्या है, किस तरह से हम EPS डिटरमिन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इशुएंस ऑफ शेयर एट फुल मार्केट प्राइस, कि जो मार्केट कीमत है ना उसके ऊपर कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर्स बेच रही है। कंपनी को पता है मेरा शेयर 10 रुपये का है, लेकिन उसे कितने का बेचना है, मार्केट पे बेचना है। जब फॉर एग्जांपल अगर मार्केट बेस्ड ट्रांजैक्शन करती है कंपनी, शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये, मार्केट वैल्यू है 20 रुपये, क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट कर देगी और शेयर कैपिटल कैसे क्रेडिट होगा, और ये कहाँ निकाल देगी, 10 प्रीमियम में डाल देगी। ये है शेयर एट फुल मार्केट प्राइस पे इशू होना।
अब ईपीएस में ना जब हम अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उसमें शेयर कैपिटल इररेलेवेंट है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, जस्ट नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। अर्निंग पर शेयर में हमें शेयर कैपिटल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए कि इतने शेयर मैंने इशू किए हैं और उतने शेयर्स को हमने डिवाइड करना है प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट को डिवाइड करना है तो शेयर्स के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है साल के शुरू में 1 लाख का और उसके 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है, तो पर शेयर कितना प्रॉफिट होगा, 10 का। तो प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर्स पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ईपीएस आ रही होगी। अब हम चलते हैं इशुएंस के ऊपर। जब इशू कर रहे हैं तो क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। हमारे पास एक डेट है, साल का शुरू ले लेते हैं 1 जनवरी 2022। आपके पास ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स थे, शेयर्स की तादाद थी 1 लाख। साल शुरू हुआ, आपने न्यू शेयर्स उसी साल इशू कर दिए मार्केट बेस पे। बैंक डेबिट हुआ होगा, कितने से हुआ है, रेलेवेंट नहीं है। बैंक में कितना पैसा आया, प्रीमियम पे है, रेलेवेंट नहीं है। मेरे लिए रेलेवेंट है नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हुए हैं। उसने कहा हाँ जी मैंने साल के शुरू पे ही 2000 शेयर्स जो है मजीद इशू कर दिए थे। अब मेरे पास ओपनिंग पे कितने शेयर्स हो गए, 1,02,000 शेयर्स जो हैं वो मेरे पास ओपनिंग पे पड़े हो गए। ठीक है, साल चला, यहाँ पे गया 31/12/2022 आ गया ईयर एंड। मैं कहा ईयर एंड में मेरा कितना शेयर कैपिटल है, उसने कहा इतना है। मैं कहा नंबर ऑफ शेयर्स किए हैं, उसने कहा 1,02,000 शेयर्स जो है वो हमारे इसमें पड़े हुए हैं। मैंने कहा जी मुझे अर्निंग पर शेयर बता दें। उसने कहा जी प्रॉफिट कितना है, मैंने कहा प्रॉफिट कमाया है 1 लाख रुपया, अर्निंग पर शेयर निकालनी है, डिवाइड कर दें 1,02,000 पे, बताएं कितना आएंगी ईपीएस इसकी। ₹0.98 पर शेयर जो है वो इसकी क्या बन रही होगी, अर्निंग बन रही होगी। ये है फुल मार्केट बेस पे। ठीक है कि हमारे पास शेयर इशू हुए, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया, हमने बता दिया हमारा पर शेयर जो है इतना इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, हमने वो लिख दिया। गॉट इट। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। आपके ओपनिंग शेयर कैपिटल था 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स का। आपका साल शुरू हुआ, साल ख़त्म हुआ 2022 में ईयर एंड के ऊपर। आपने मिड में जाके 5,000 शेयर्स जो हैं वो मज़ीद दे दिए, तो ईयर एंड पे कितना आपका होगा, 1,05,000 शेयर्स जो हैं वो ईयर एंड पे आपके पास क्या हैं, अवेलेबल हैं। गॉट इट, इज दैट क्लियर। पक्की बात है। ईपीएस निकालते हैं। प्रॉफिट फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लाख है, 2 लाख को किस पर डिवाइड कर देंगे, ईयर एंड पे कितने शेयर्स हैं हमारे पास, क्या जवाब आएगा, 1.90 रुपीज़। ठीक है, ये गलत है, कभी भी नहीं कर सकते इसे। क्यों, रीज़न ये है, हम पढ़ रहे हैं अर्निंग पर शेयर। एक शेयर के ऊपर हमने पूरा साल जो प्रॉफिट कमाया हमने बतानी है कितनी अर्निंग है। अब ज़रा यहाँ पे देखें, इस 1,05,000 में से ये जो 1 लाख शेयर हैं, ये वाले 1 लाख शेयर हैं, क्या ये पूरा साल मौजूद है हमारे पास, पूरा साल मौजूद है। इन शेयर जो पूरा साल मौजूद है उसके ऊपर ये प्रॉफिट को देना क्या है, समझ आता है। लेकिन क्या ये जो शेयर्स हैं जो 5,000 दिए हैं, क्या ये पूरा साल हमारे पास मौजूद थे, नहीं थे। तो हम जिस ईयर में ये मौजूद नहीं थे, जिस टाइम पीरियड पे मौजूद नहीं थे, हम इसका प्रॉफिट इन पे क्यों कर रहे हैं डिवाइड, हम क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, ये
नहीं होना चाहिए। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये जितना अरसा हमारे पास इस ईयर में मौजूद रहे हैं हमने उनको टाइम प्रपोर्शनेट करना पड़ेगा, मतलब उनका रेलेवेंट वेट निकालना पड़ेगा कि भाई ये 5000 शेयर जो हैं सिर्फ 6 माह रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हो तो हम इसे क्या कर देंगे 6/12 कर देंगे, कितना आएगा 2500। अब ये बनेगा आपका 102,500। अब आप अपना EPS निकालें, 2 लाख डिवाइडेड बाय 102,500 कितना बनेगा 1. दिस इज योर एक्यूरेट EPS। ये है आपकी रियल EPS जो आ रही है। आपके पास 1,05,000 शेयर्स थ्रू आउट द ईयर मौजूद नहीं थे। आपके पास शेयर्स जो रेलेवेंट वेट के बन रहे थे कितने थे 1,02,500 के। तो इसके ऊपर हम क्या कर रहे होंगे EPS निकाल रहे होंगे। गॉट इट। इसमें कोई सवाल है तो बताएं। अब ये कितना मुश्किल था ये। अब मैं आपको ग्रेजुअल टेबल पे लेके जाता हूँ। पहले मैं आपको इंडिविजुअल स्टेप बाय टेबल पे समझाऊंगा, बाद में दुनिया जहान का सवाल टेबल पे ले आओ। अगर आपका पूरे मार्क्स ना आए तो मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। EPS में इसलिए कहता हूँ बड़ा आसान है। अगर मैं कहूँ NPO भी आसान है, मान लेंगे? बहुत ही फजूल आदमी, फिर नहीं मान रहे, हालांकि साबित भी कर रहा हूँ। तेरा ट्रस्ट इश्यूज क्यों है, दिल टूटा है, बनता है? कोई नहीं यार, दिस टू शैल पास। When she had passed, then this too shall pass also. Trust issues, रोना नहीं है यार, रोना नहीं है। ये है आपका तरीक़ेकार EPS कैलकुलेट करने का। रोना नहीं है यार, रोना नहीं है तूने, बस इधर फोकस कर तू। ट्रस्ट इश्यूज वाले भाई, ये है फॉर्मूला, ये टेबल, ये फॉर्मेट्स पे आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को प्लेस करना सीखना है। EPS का सवाल आएगा ना, आपने सबसे पहले टेबल्स पे मूव कर देना है, इनको बनाना है, वर्किंग पे जाके इन पे वैल्यूज पुट करनी है। सवाल रीड करते जाएंगे, आपको डाटा मिलता रहेगा रेलेवेंट डेट्स के साथ, लिख के यहाँ पे आपने क्या करना है, प्लेस करना सीख देना है। दैट्स इट। आते हैं EPS का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। वो जो हमने निकाला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा। अब उसमें मैंने क्या एडजस्टमेंट बता देगा, वो हम कर लेंगे। अगर उसने प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में बताया, हम वहाँ लेस करवा के यहाँ पे लिख देंगे। डिवाइड करना है हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जो ड्यूरिंग द ईयर थे, उसके लिए बनाएंगे वर्किंग नंबर 1। टेबल होगा डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, टाइम फैक्टर और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है। ये टेबल हम बना रहे होंगे, इसके नोट्स मिलेंगे, फिक्र ना करें। ये सवाल है, इस सवाल को पढ़ते हैं, इस टेबल में जाके वैल्यूज को हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। सवाल है, संडे लिमिटेड हैज़ अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर ऑन ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, ईयर एंड बहुत रेलेवेंट है EPS में। ईयर एंड कौन सा है, ईयर एंड कौन सा है 31 दिसंबर। ऑन 1 जनवरी देयर वर 9 मिलियन शेयर्स इन इशू। सवाल पढ़ना है, टेबल बनाया हुआ है, डाटा लिखते जाओ, कितने हैं जी शेयर्स 9 मिलियन। डेट लिखी कौन सी है 1 जनवरी। ओपनिंग बैलेंस है ये डिस्क्रिप्शन में, ओपनिंग बैलेंस कितने शेयर हैं हमारे पास 9 मिलियन। ये हमने क्या कर लिया, ये हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन 1 में SL इशूड 1.2 मिलियन न्यू शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। कब हुए 1 मई को, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1 मई। न्यू इश्यूज कितने का हुआ है 1.2 मिलियन का हो गया, ये भी लिख लिया। वापस चलते हैं सवाल पे। ऑन 1 अक्टूबर SL इशूड अ फर्दर 1.8 मिलियन शेयर। कितने हो गए हैं मजीद 1.8 मिलियन शेयर इशू हो गए। कब, 1 अक्टूबर को, तो हम वो भी लिख लेते हैं 1 अक्टूबर पे। दोबारा न्यू शेयर हैं कितने हैं 1.8 मिलियन शेयर्स हो गए। ये सवाल पढ़ लिया, सवाल लिख लिया। अब हम जाके रेलेवेंट डेट्स पे खेलेंगे, क्या उसने बताया या उसने हमें क्या नहीं बताया। कहता है जी टोटल अर्निंग्स जो है थी वो थी 3690,000। कितनी थी 3690,000। तो मैं यहाँ लिख लूँगा 3690,000
000, ये मेरे पास क्या आ गई है, अर्निंग आ गई है। अब मुझे क्या करना है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। अब मैं ज़रा आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ इधर, जो उसने हमें यहाँ पे गाइडेंस दी हुई है ना, गाइडेंस स्टैंडर्ड ने बताई हुई है। IAS 33 कहता है कि जब भी आप EPS कैलकुलेट कर रहे होंगे, आपने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं नेक्स्ट कैपिटल चेंज तक। नेक्स्ट कैपिटल चेंज तक का नंबर ऑफ शेयर्स जो है आपने उनको इनकॉर्पोरेट करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं, इसे ख़त्म करें। मुझे बताएं, ये 9 मिलियन शेयर्स कितना अरसा इसके पास रहे हैं? 9 मिलियन। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। क्यों चलते हैं पूरे साल? मुझे बताओ कैपिटल चेंज, आप लिख लें, आपने कैपिटल चेंज तक का टाइम पीरियड नोट करना है। इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो। कैपिटल चेंज तक का टाइम पीरियड नोट करना है, इसको लिख लें। ये पूरे साल वाला है ना कि इसको 12 कर लो, 13 कर लो, 14 कर लो, वो मुश्किल अप्रोच है, फंस जाता है बच्चा जब बोनस शेयर वगैरह आते हैं। मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ही अप्रोच पे जिसपे बोनस राइट सारे कुछ हो जाते हैं। इसको लिखें कि नेक्स्ट कैपिटल चेंज तक का टाइम पीरियड हमने नोट करना है। अब ज़रा बताएं, ये 9 मिलियन शेयर्स कब तक रहे हैं? जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का पूरा महीना, मार्च का पूरा महीना। 1 मई को उसने क्या कर दिया, 12 मिलियन शेयर्स दे दिए। जब 1 मई को 12 मिलियन शेयर्स दे दिए तो अब आपका शेयर टोटल कितने पड़े हुए हैं? 2.1 मिलियन। ऐसे ही है, जैसे ही 12 मिलियन शेयर्स इशू हुए उस दिन पे आपके शेयर्स कितने हो गए? 21 लाख के हो गए। इसका मतलब ये 9 मिलियन शेयर्स कितने अरसा मौजूद रहे हैं? ओ भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो सही कह रहा हूँ। 4/12 करेंगे, ठीक है। अब आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए हैं? 21 नहीं हुई, वो 9 है। 9 1.2 10 बनेगा। ओ भाई 9 + 1.2 करना है, 9 मिलियन है। 10.2 कह तो रहा हूँ, गरीबो। जिंदगी में सबसे बड़ा नोट तुमने 20 का देखा है। अब है आपके पास 10.2 मिलियन शेयर्स, ठीक है। अब ये कितना अरसा मौजूद रहे हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस 5 महीने। ऐसे ही है। इसे अब क्या कर देंगे? 5/12 कर देंगे। अब अक्टूबर आया, 18 लाख के और शेयर दे दिए। अब आपका क्या शेयर कैपिटल 10.2 मिलियन है। कितना हो गया जरा बताएं? 12 मिलियन है। 1 अक्टूबर को आपके पास कितने शेयर्स मौजूद रहे हैं? 12 मिलियन के शेयर्स मौजूद रहे हैं। अब ये अक्टूबर पे कितना हो गया? 12 मिलियन। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने आपके पास क्या रहे हैं? 12 मिलियन के शेयर्स जो हैं वो मौजूद रहे हैं। अब आपने क्या करना है? आपने इसको पकड़ना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, रेलेवेंट वेट निकाल देना है। फिर ये जो आपका चेंज कैपिटल आया, इसको पकड़ना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, ये निकाल देना है। इसको पकड़ना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, देन आपने ये निकाल देना। बताएं कितना आता है? 3 मिलियन। एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये बहुत बड़ी ब्लेंडर हो जाते हैं, हमसे C5 में भी होते हैं ब्लेंडर बहुत बड़े। ये जब हमें टेबल्स लिख रहे होते हैं ना, हमारी आदत होती है अगर रुपीज़ इन मिलियंस है ना, तो हम क्या लिख रहे होते हैं? 1000 वगैरह में सिंप्लीफाई करते कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। लेकिन नंबर ऑफ़ शेयर्स पे काम नहीं करना आपने। नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर 9 मिलियन है तो 9 मिलियन लिखने हैं।
जब इसे 3 लाख कह दिया, ये अपने ध्यान में कर देगा 3 लाख, लेकिन जब इससे वो नंबर हैंडल ना हो इसका जवाब गलत आ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स जितने होंगे टोटल वो लिखने हैं आपने, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। ये बताएं जरा 10.2 इंटू 5/12 बताना यार पूरा। 4 to 5, अब इस पे हैं 12 मिलियन 12। अब आप इसको प्लस करें तो आपके पास आ जाएंगे वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने बनते हैं। बड़ा ज़रा मैच चल रहा है तो मेरा भी आता है वैसे। ये है आपका वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स, इसको पकड़े जाके यहाँ पे डिवाइड कर दें, आपके पास अर्निंग पर शेयर कितनी बनेगी, रुपीस पर शेयर। गॉट इट। मेरा लैपटॉप का चार्जर घर रह गया बट ना उस पर करवाता क्लास दूसरी रखता मैं, इसलिए मुझे बोर्ड इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये क्लियर है, समझ आई। इस पर किसी को सवाल है तो बताए। गेम सिर्फ इस टेबल की गेम है। असूल क्या है? असूल है नेक्स्ट कैपिटल चेंज तक का टाइम पीरियड काउंट करना है। जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, उसमें क्या होता है, आप किसी सवाल का सलूशन देखते हैं, उस पर लिखा होता है जी ये 9 मिलियन जो है पूरे 12 महीने रहा है, इसको ले जाओ। इस पर लिखा होता है ये पूरे 5 महीने रहा है, इसको एंड तक कर लो, ऐसे लिखा होता है ना। और किसी पे ऐसे किया होता है और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी अप्रोच करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही होता है। दिस इज द बेस्ट अप्रोच। इस अप्रोच से बोनस, राइट, मल्टीपल बोनस, मल्टीपल राइट सब कुछ हो जाते हैं। वो जो है ना, जो आप अभी बात कर रहे थे कि जो 9 मिलियन पूरे 12 महीने मौजूद रहा है, अगर मैं वो करूंगा ना, जब मैं राइट और बोनस इकट्ठा करने गया ना, मैं फंस जाऊंगा। सो दैट्स वाई दिस इज द कॉमन अप्रोच जिसको आपने लेके चलना है। ये दो मेथड होते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव मेथड, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव मेथड। सेम इसी तरीके से हम बोरिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, क्यूमुलेटिव वे से और नॉन क्यूमुलेटिव वे से। तो हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव वे से लेके चल रहे होते हैं चीज़ों को। इस पे जब मल्टीपल इश्यूज आते हैं, जिसमें जैसे यहाँ पे 2 इश्यूज थे, अब बीच में बोनस आ जाएगा या राइट आ जाएगा, तो उनको हैंडल करना आसान होगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए कि इतने अर्सा बोनस रहा, इतना अर्सा राइट रहा, इतना अर्सा ये रहा, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कंसोलिडेट करो, ले जाओ, इससे जवाब भी एक्यूरेट आएगा, टाइम भी सेव होगा, आपकी कन्फ्यूजन भी जो है वो क्या हो जाएगी, मिनिमल हो जाएगी। तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। ये समझ आई, इसमें कोई कन्फ्यूजन? अब हम करते हैं बोनस की बात। बोनस इश्यू क्या होता है? विदाउट शेयर, विदाउट पैसा। अब बोनस इश्यू में क्या नेट एसेट को इंक्रीज आएंगे? नहीं। अगर पेपर में आया 3 नंबर का सवाल के बोनस इश्यू की क्या फीचर्स होते हैं, क्या लिख के बताओगे? आ सकता है गैप में। बोनस इश्यू के भाई 3 फीचर पूछे हैं, बोनस के 3 फीचर्स। देखिए, सबसे पहला इक्विटी से इश्यू होते हैं, दूसरा नेट एसेट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तीसरा बताएं। वाह, सही क्या है उसने। अवाम तूने होती ही क्यों कहे, निकल ट्रांस से बोनस की बात कर रहे हैं हम। शेयर की वैल्यू नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होती है। जो कंपनी बोनस इशू करती है बहुत महंगी होती है, सस्ती कंपनियां इशू करती नहीं है बोनस। तो बोनस इशू की बात करते हैं। बोनस इशू है क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दे रही हैं, नंबर ऑफ, अच्छा ये है ना, ये वाला इसमें था जी, फुल मार्केट प्राइस पे इशू हो रहे हैं, आपके नेट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी एसेट्स भी इंक्रीज होंगे, कैश इनफ्लो भी होगा, आपका कैपिटल भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जब हम बातें करेंगे, इस पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इस पे सिर्फ और सिर्फ शेयर्स ही बढ़ रहे हैं, आपके नेट एसेट्स पे कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट जो है वो नहीं आ रहा। अब इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हमने देखना होता है कि हमने कितने बोनस इशू किए हैं। अब यहाँ पे 2 कंट्राडिक्टिंग चीज़ें आती हैं जो बच्चा कंफ्यूज है अभी तक। एक है बोनस फ्रैक्शन और एक है नंबर ऑफ बोनस इश्यूज।
हमेशा आप क्या होते हैं, आप भूल जाते हैं कि बोनस फ्रैक्शन और नंबर ऑफ बोनस इश्यूज इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मेरा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 1 मिलियन का, ये है मेरा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। वो कहता है मैंने 1/4 क्या कर दिया, बोनस इशू कर दिया। रिमेंबर, ये भी लिख लो, जिस डेट के ऊपर बोनस इशू होगा, जिस तारीख के ऊपर बोनस इशू होगा, उस दिन जो आपका शेयर कैपिटल मौजूद होगा, अवेलेबल होगा, आपने उस पर निकालना है। मल्टीपल जहाँ बोनस आते हैं वहाँ पे आप फंसते इसी हो जाते हैं कि आप कंफ्यूज हैं कि यार ये ओरिजिनल वाले पे हम दोबारा अप्लाई करेंगे कि हम जो रीस्टेटस पे अप्लाई करेंगे। रिमेंबर, जिस डेट के ऊपर बोनस आपका इशू हो रहा है, उस डेट के ऊपर जो शेयर कैपिटल होगा उसके ऊपर आप परसेंटेज लगा के क्या कर रहे होंगे, अपना बोनस शेयर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। ये चीज़ भूलनी नहीं है, क्योंकि आपके पास है इंटरम डिविडेंड। ऐसे ही है, इंटरम इशू होता है ड्यूरिंग द ईयर 6 माह में। तो जिस दिन इंटरम डिविडेंड के तौर पे बोनस इशू कर रहा होगा, उस डेट के ऊपर जो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल होगा उसके ऊपर आपने परसेंटेज लगा के क्या करना है, अपना बोनस शेयर इशू करना है। डैफोडिल्स वाले क्वेश्चन में यही चीज़ थी कि बोनस से पहले एक इशू है, फिर बोनस है, फिर बोनस के बाद एक इशू उसने दिया हुआ है। तो सिर्फ उसमें ये चीज़ थी और उसमें कोई चीज़ नहीं थी। तो असूल क्या है कि जब भी कोई कैपिटल चेंज हो रहा है, उस दिन जो शेयर कैपिटल मौजूद होगा उसके मुताबिक क्या करेंगे, आप ये करके लेके जा रहे होंगे। अब है जी 1/4 बोनस इशू किए हैं, आपने सबसे पहले यहाँ पे तलाश करने हैं कि कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, आपने वो देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स एज अ बोनस दिए गए हैं। इसका असूल क्या होता है, इसका असूल होता है शेयर कैपिटल जो भी है था, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो परसेंटेज जिसके ऊपर बोनस इशू किए गए हैं। तो 1 मिलियन का अगर मैं 1/4 लूँ तो क्या आएगा, 1/4 कितना आएगा, 2.5 लाख। इसका मतलब 2.5 लाख शेयर जो हैं वो क्या दिए जा रहे हैं, एज अ बोनस के तौर के ऊपर दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 2.5 लाख शेयर्स जो हैं वो क्या दिए जा रहे हैं, एज अ बोनस के तौर पर दिए जा रहे हैं। मैं सवाल पे चलता हूँ, वापस मैं आता हूँ, ये बोनस फ्रैक्शन होती क्यों है और लगाते क्यों हैं, इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। इसका भी टेबल बनेगा, उसी टेबल में एक हम कॉलम ऐड कर देंगे टाइम फैक्टर के फ़ौरन बाद, वो किसका होगा, बोनस फ्रैक्शन का। इस सवाल पे चलते हैं। कहते जी रेड लिमिटेड हैज़ a 31st December financial year and had 2 million ordinary shares in issue on 1st January 2012। सवाल पढ़ूंगा, मैंने टेबल पहले बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे जाके क्या लिख लूँगा, डाटा लिख लूँगा। 1 जनवरी को मेरे कितने शेयर्स हैं, ओपनिंग बैलेंस है, ये कितने शेयर्स हैं, 2 मिलियन के हैं, ये उसने मुझे शेयर गिवन किए हैं। अब एग्जामिनर ज़्यादा आप लोगों को अगर कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, वो कह देगा आपका ओपनिंग शेयर कैपिटल जो है था वो था 200 मिलियन रुपीस का, वो आपको ये बता देगा और साथ इसे कह देगा कि पर शेयर जो आपका है वो है 10 रुपीस पर शेयर। कुछ बच्चे होते हैं जो यहाँ पे भी नहीं उसको पिक कर पाते, गलती कर जाते हैं। क्यों? वो समझते हैं कि यहाँ पे हम शेयर कैपिटल लिख रहे हैं, हम शेयर कैपिटल नहीं लिख रहे, हम क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स लिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर से मुझे क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। ये हिंट है कि अगर शेयर्स की कोई भी वैल्यू गिवन की गई है, उसके साथ अगर रुपीस का वर्ड लिखा हुआ ना, जैसे ये, इसका मतलब टोटल शेयर कैपिटल की बात कर रहा है। मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, क्या कर लूंगा मैं, 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा, ये 20 मिलियन आएगा भाई। ये है आपके कुल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है जो हमने यहाँ पे लिखने होता है। एग्जामिनर यहाँ पे जाके भी इस अप्रोच से बच्चों को कंफ्यूज कर रहा होता है। आपने ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना है कि ये किसकी बात कर रहा है, शेयर कैपिटल की कि नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे से 2 मिलियन शेयर्स वो हमने क्या कर लिए, नोट डाउन कर लिए हैं, लिख लिए हैं।
अब वापस चलता हूँ मैं सवाल पे, नेक्स्ट लाइन के ऊपर। ऑन 31 मार्च दे इशूड 5 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस, जो पूरी मार्केट प्राइस थी कब कर दी है 31 मार्च को। अब 31 मार्च या 1 अप्रैल बात एक ही है, 31 मार्च या 1 अप्रैल बात एक ही है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 अप्रैल को उसको न्यू शेयर्स दिए गए हैं, कितने से 5 लाख के, और ये ऑर्डिनरी शेयर से, ये कोई बोनस या राइट नहीं है, मार्केट प्राइस हुई थी, पूरे शेयर इशू हो गए। अब 1 अप्रैल को आपका शेयर कैपिटल कितना हो गया होगा नंबर ऑफ शेयर के हिसाब से, 25 लाख। अब आपके अकाउंट में 25 लाख शेयर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं सवाल के ऊपर। सवाल में कहता है वो कि ऑन 1 जुलाई 2012 उन्होंने 142 बोनस इशू कर दिया। क्या कर दिया, 142। इसका मतलब क्या है, जिसके पास 2 बोनस 2 शेयर से उसे हम क्या दे रहे हैं, 1 बोनस दे रहे हैं। इसका मतलब किस फ्रैक्शन में हम दे रहे हैं, 1/2 की फ्रैक्शन में हम दे रहे हैं। किस डेट पे किया था हमने इशू, हमने किया था डेट ऑन जुलाई 1 जुलाई हमने दिया बोनस, तो बोनस आप लिख लीजिएगा। अब कितने शेयर्स हैं मुझे नहीं पता, पता है, बस उसने बता दिया 142 कि जो एग्जिस्टिंग शेयर से उसका हमने क्या दे दिया, 1/2 दे दिया। तो मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर कितने थे, 25 लाख थे। कितना हुआ, 12/25, 1.250 ये मेरे क्या हुए हैं, एज अ बोनस इशू हुए हैं। हम यहाँ पे लिख लें कितने, 1250000। अब इसको जमा करें, ये हो जाएंगे 375000। अब मेरे पास मेरे शेयर्स कितने हैं, 37,50,000 के एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये लिख लिया, यहाँ तक कोई कहानी मुश्किल। मैं वापस चलता हूँ, प्रॉफिट कितने, लास्ट ईयर की EPS 30 थी, अभी वो बात करते हैं। अर्निंग है इसकी 85,500 की, वो हम यहाँ लिख लेंगे जी 8550,000। इतना लिख लिया। अब क्या रह गया है, बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का। और वो अब जब बोनस इशू होते हैं ना, याद रखिएगा, बोनस इशू का मतलब है कि हमने इनकी रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स लेके चलनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है कि जब भी बोनस इशू होंगे हमने ऐसे ही ट्रीट करने हैं कि वो हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे थे। बोनस हमेशा से क्या कर रहे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे। बेशक आप साल के दौरान दे रहे हैं, आप साल के एंड पे दे रहे हैं, हमारा ये फीलिंग है कि जिस दिन हमारा इशू हो रहा है बोनस, उसका इम्पैक्ट उससे प्रीवियस शेयर्स पे भी जाना चाहिए। हमारे बोनस इशू हो गए हैं यहाँ पे। अब मेरे पास देखो कितना शेयर कैपिटल है, 37,50,000 का मेरे पास क्या है, शेयर कैपिटल है। कितना है, 37,50,000 का मेरे पास क्या है, शेयर कैपिटल है। इस 37,50 में मेरे पास 12,50 के बोनस इशू में, ऐसे ही है। इसके अंदर तो बोनस का एलिमेंट आ गया, शामिल हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है इससे जो पहले जितना भी शेयर कैपिटल जब था उसमें भी क्या करना है, आपने बोनस को इनकॉर्पोरेट करना है। क्यों, बिकॉज हमारी अजम्पशन है कि बोनस जो है वो हमेशा से एग्जिस्ट करता है, बोनस शेयर्स हमेशा से कंपनी के एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ही क्यों, फिर वो यहाँ पे भी होने चाहिए, फिर वो यहाँ पे भी होने चाहिए। तो जिस डेट के ऊपर बोनस इशू हो गया उससे पहले जितना भी होगा कैपिटल, उसके ऊपर हमें क्या करनी पड़ेगी, बोनस की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें बोनस फ्रैक्शन चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, बोनस फ्रैक्शन चाहिए। और बोनस फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस, डिवाइड करते हैं, आपको क्या मिल जाती है, फ्रैक्शन मिल जाती है। अब देखो पहले जिसके पास 2 शेयर्स थे उसको हमने दे दिया 1 शेयर, तो कितने हो गए आफ्टर 3। बोनस से पहले कितने शेयर थे, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी बोनस फ्रैक्शन आ जाएगी कि बोनस इश्यू करने के बाद कितने शेयर थे एक बंदे के पास, वो हो गया 3, पहले कितने थे 2, मतलब हर 2 वाले को हमने 1 बोनस दिया है। तो ये क्या रहेगी, आपकी बोनस की फ्रैक्शन आ जाएगी। आ गई, ये भी निकालना मुश्किल नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये भी निकालना मुश्किल नहीं है
कि आप देखते हैं कि जी आपके आफ्टर बोनस कितने शेयर थे, पहले कितने थे, डिवाइड करते हैं, आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास बोनस आ जाता है। ये भी मुश्किल नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। रिमेंबर ये जब बोनस इशू हुआ है इस तारीख पे, ऐसे ही है। इससे पहले 2 दफ़ा हमारा शेयर कैपिटल था, एक ये था और एक क्या था, ये था, यही था। इनके ऊपर हम क्या करेंगे, बोनस की फ्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं। क्या फ्रैक्शन आई है, 3/2, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3/2 और यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे हम, 3/2 लिख देंगे। तो रिमेंबर, जिस दिन बोनस इशू हो जाए उससे पहले वाला जितना भी शेयर कैपिटल होगा हमने उसमें क्या करनी है, बोनस की एडजस्टमेंट करनी है। जिस दिन शेयर इशू हो जाए उससे पहले वाला जितना भी शेयर कैपिटल था हमने उसके ऊपर बोनस की एडजस्टमेंट लगानी है। लगा दी। अब हम टाइम पीरियड काउंट कर लेते हैं। अब कर लें टाइम पीरियड काउंट। अब मेरे लिए आसान है। अब देखो 2 मिलियन शेयर्स कितना महीना रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये क्या आ जाएगा 3/12। फिर हो गया 25 लाख, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में हुआ है, ये भी क्या हो गया 3/12। अब कितने हो गए हैं 3750, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये क्या हो गए हैं 6/12 हो गए। एंड पे मैं लगा के टाइम फ्रैक्शन लगा दी मैंने। अब मेरे पास क्या रह गया, कैलकुलेटर का इस्तेमाल, इसको पकड़ा, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया। अब 25 लाख पकड़े, इससे मल्टीप्लाई किए, इससे मल्टीप्लाई किए, 3750 पकड़े, इससे मल्टीप्लाई किए और किसी से मल्टीप्लाई नहीं किए, और मेरे पास क्या हो जाएगा, जवाब आ जाएगा। बताएं कितना बनता है, 2 मिलियन इंटू दिस कितना बनेगा, 7 लाख, 7,50,000। आगे आ जाए 5 लाख, 25 लाख इंटू 3/12 इंटू 3/12, 1 मिनट, 3/2 पे 12 नहीं करना, ये क्या कर रहे हो, मैं वही कह रहा हूँ, गलत आ रहा है मुझे। 2 मिलियन इंटू 3/12 करना कितना बनता है, कैलकुलेटर संभालने होते लोग। इसको मल्टीप्लाई 3/2 करो, 3/2 है, उसे 12 किया हुआ है, कितना आ रहा है, शर्म आई है, शर्मा क्यों रहा है यार, होता है। देखो गलती करके भी ढीठ हो जाना चाहिए, हाँ तो हो गई है, क्या करना है, कॉन्फिडेंस से गलती करनी चाहिए। अब बताएं 25 लाख इंटू 3/12 मल्टीप्लाई बाई 3/2, अब गलती नहीं करनी। अब आ जाए 3750 इंटू 6/12, किसका, बहुत आसान बताया ना, हाफ, 18, इसको ऐड कर ले, तीन, 5, 6, ये हैं आपके वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर। हालांकि आपका ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 3750 के हैं, लेकिन जो वेट करके कितने बन रहे हैं, ये कितना आ गया 3562500। इसको यहाँ लिख लें 3562500, कितनी EPS आएगी, 24 रुपीज़ पर शेयर। क्यों भाई, क्लियर है, इसको देख ले, इसमें कोई सवाल है तो बताएं। ये क्लियर है, इसमें कोई सवाल है तो बताएं। साल है, इसमें कोई सवाल है तो बताएं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, बोनस इशू हुआ, बोनस इशू होने के बाद इस साल के ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स पे भी मैंने बोनस की फ्रैक्शन लगाई है, एडजस्ट किया। अब बताओ जो इस साल का ओपनिंग है, क्या वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग नहीं था? अगर मैं ये ओपनिंग एडजस्ट कर रहा हूँ तो पिछले साल की क्लोजिंग भी एडजस्ट होनी चाहिए थी, बिकॉज ये कहते हैं कि एज्यूम करना है कि ये हमेशा से ही हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब अब जो लास्ट ईयर की EPS है मुझे उससे भी क्या करना पड़ेगा, रीस्टेट करना पड़ेगा। अब उसको कैसे रीस्टेट करेंगे उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे।
आपके पास लास्ट ईयर की ईपीएस गिवन है, दैट इज 30 पर शेयर। इसको आपने इस साल की जो बोनस है ना उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। इस साल की बोनस कितनी थी, इसका रिवर्स क्या आएगा बताएं कितना आता है? ये है जी आपकी रीस्टेटेड ईपीएस। इसका मतलब कि हमने बोनस का इनकॉर्पोरेशन उसमें ले ली है, ठीक है। पिछले साल की ईपीएस को इस साल की जो भी बोनस की फ्रैक्शन होगी उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगी, रीस्टेटेड ईपीएस आ जाएगी। ये इसमें अब बोनस की एडजस्टमेंट हो गई है। लॉजिकली सुन लो, पहले ईपीएस थी 30, ऐसे ही थी, जो भी प्रॉफिट था उसको नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड किया, 30 आए हुए थे। जब हमने कहा नहीं बोनस तो होते हैं हमेशा से, तो इसका मतलब हमने बोनस इंक्रीज़ किए होंगे। जब बोनस इंक्रीज़ किए होंगे नंबर ऑफ शेयर्स भी क्या हुए होंगे, इंक्रीज़ हुए होंगे। उसकी वजह से आपकी ईपीएस क्या होनी चाहिए थी, कम ही होनी चाहिए थी, तो कम ही हो रही है। तो लास्ट ईयर की ईपीएस को बोनस की रिवर्स फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रीस्टेटेड ईपीएस आ जाएगी। गॉट इट? ये है बोनस इशू। इसमें क्या मुश्किल है बताएं? बोनस फ्रैक्शन हमेशा आपने देखना है कि इशू करने के बाद टोटल शेयर्स कितने हैं और उससे पहले कितने थे, डिवाइड करके। देखिए यहाँ पे उसने कहा था कि हम 142 इशू कर रहे हैं, मतलब जिसके पास 2 शेयर्स हैं उसको हम 1 इजाफी शेयर दे देंगे बोनस का। अब बोनस मिलने के बाद उसके पास कितने शेयर्स हो गए हैं, 3। उससे पहले कितने थे, 2, तो 3/2। तो 2 फ्रैक्शन अलग लेके चलेंगे, अलग अलग नहीं। हम यहाँ पे एक और कॉलम बना लेंगे बोनस का। एक और कन्फ्यूजन होती है बोनस फ्रैक्शन निकालने की। वो कहता है कि फॉर एग्जांपल ये है ना, इसमें कहता है कि 10% बोनस इशूड। वो हमें ये क्या देता है, वो हमें कहता है जी 10% बोनस शेयर्स आर इशूड। उसने हमें सिर्फ परसेंटेज बता दी है। अब मुझे 10% का मतलब तो पता है कि यार 1 लाख बोनस जो है वो उसने दिए हैं, ऐसे ही है। लेकिन व्हाट अबाउट बोनस फ्रैक्शन, वो मैंने कैसे निकालनी है, इसका कैसे जवाब होगा? अब ये मुझे बताया है, मुझे बोनस फ्रैक्शन निकालनी है, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स लग गया पता क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स मुझे पता थे, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स लिखे, आ गया। अब मुझे चाहिए प्रीवियस की बोनस फ्रैक्शन में कैसे निकालूंगा बताएं? चले सही, उसने तुक्का मारा है। आपके शेयर्स कितने हो गए हैं, 11। पहले कितने थे, क्या जवाब आता है? ये आता है, यही आता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रख लीजिएगा, ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब भी आपको ये परसेंटेज में कोई चीज़ दी हो ना, कोई भी, आपने अगर बोनस फ्रैक्शन निकालनी है, कोई फ्रैक्शन निकालनी है, आपने सिंपल 1 प्लस डैट परसेंटेज कर देनी है, आपके पास वो आ जाएगी। हम 30% में चलते हैं, 30% बोनस इशू दिया गया है, सिंपल सी बात है। 1.3 जो है वो बोनस फ्रैक्शन है। कैसे देख लो, 30% का मतलब है शेयर्स कितने हो गए हैं, 13 लाख आफ्टर इशू। बिफोर कितने थे, 1 मिलियन। क्या आएगा, 1.3। तो अगर परसेंटेज ऐसे गिवन होगी ना, 1 में वो परसेंटेज जमा कर दो, आपके पास बोनस फ्रैक्शन जो है वो मिल जाएगी। और अगर रिवर्स निकालनी हो तो 1 डिवाइड बाय डैट परसेंटेज कर देना। पता सी तरह ही सवाल आ रहा है। तो इस तरह से पेपर डैफोडिल्स में ये सवाल है, उसमें उसने कहा 10% बोनस शेयर्स आर इशूड, वहाँ बोनस फ्रैक्शन नहीं लगती, पता कैसे निकालनी कैसे नहीं निकालनी। जब भी वो परसेंटेज में बताएगा ना, 1 में परसेंटेज ऐड कर दो, आपके पास क्या हो जाएगी, बोनस फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, अब बोनस क्लियर है? सर टाइम खराब है, टाइम हो गया, देख ले। अब जिस तरह हम बोनस लेके चलते हैं ना, उस तरह ही हम क्या करते हैं, सेम उसी वे पे हम शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेट भी कर रहे होते हैं। कंसोलिडेशन और स्प्लिट सेम चीज़ है। इवन जो शेयर स्प्लिट है उसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है। शेयर स्प्लिट भी क्या होता है कि पहले आपके पास 100 रुपये का एक शेयर था, आपने उसको 10 के 10 कर दिए। 100 रुपये का एक शेयर था,
आप इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब 10-10 के 10 शेयर्स हो गए हैं। तो सेम वे जिस तरह बोनस होता है ना, उस तरह हम इसको लेके चलते हैं। इसकी फ्रैक्शन भी ऐसे ही आती है, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर स्प्लिट, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर स्प्लिट, डिवाइड करते हैं, आपके पास क्या आ जाती है। तो जिस तरह बोनस को ट्रीट करते हैं, सेम क्या करते हैं उसी वे में स्प्लिट को, कोई फ़र्क नहीं है। जिस दिन स्प्लिट हो जाएगा उससे पहले जो भी शेयर कैपिटल होगा उसके ऊपर हम शेयर स्प्लिट की फ्रैक्शन भी लगा रहे होंगे। और जो शेयर कंसोलिडेटेड है वो भी सेम वे पे चलता है, बट रिवर्स होता है। इस पे होता है पहले 10 का एक शेयर था, ठीक है, आपने 10 वाले 10 शेयर मिला के एक शेयर बना दिया, आप शेयर वॉल्यूम कम कर रहे हैं। तो इसमें भी आप होता है नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर कंसोलिडेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर बिफोर कंसोलिडेशन, फ्रैक्शन आ जाती है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाता है। तो जिस वे पे शेयर बोनस इशू है उसी वे में शेयर कंसोलिडेट होता है, उसी वे में क्या होता है आपका शेयर स्प्लिट हो रहा होता है। शेयर स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं है। यही टेबल है जो आपको यहाँ पे बनाना सिखाए हैं, इसी टेबल में आपने लिख के सारा कुछ कर रहे होने। अगर फॉर एग्जांपल शेयर स्प्लिट है ना, तो यहाँ पे होगी फ्रैक्शन, किधर गया है, इधर राइट आया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगी शेयर स्प्लिट फ्रैक्शन। अगर शेयर कंसोलिडेशन है तो यहाँ पे आ जाएगी शेयर कंसोलिडेशन फ्रैक्शन आ जाएगी। निकलनी फ्रैक्शन ऐसे ही है, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर। आपको पता होगा, आप करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सेम जिस तरह बोनस होता है उस तरह ही शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन भी होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक रह गया, दैट इज़ राइट इशू। अब वो हम भी कल कर लेते हैं, वो करके डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मेट दिखा के फिर कल हम इसके 2 सवाल है ना, एक किस अटेम्प्ट में आया हुआ, एक डैफोडिल्स वाला है। मैं आपको साबित कर दूंगा कि ये सवाल है डैफोडिल्स वाला। ओहो, ये सवाल है डैफोडिल्स वाला, ये सबसे मुश्किल लगता है। ये सवाल है और ये इसका फॉर्मेट है। मैं सवाल पढ़ूंगा, मैं इस फॉर्मेट में वैल्यूज पुट करूंगा। ये सवाल 10 मिनट में होने वाला है, जो 20 नंबर का सवाल है कैप में। जस्ट इस फॉर्मेट में वैल्यूज प्लेस करूंगा, नथिंग मोर देन डैट। वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन है ये, और ये आप सबसे मुश्किल कहते हैं, सिर्फ ये फॉर्मेट। अब इसमें सिर्फ क्या रह गया, राइट इशूज़ रह गया ना। राइट इशूज़ के बाद आपका ईपीएस कंप्लीट है। 1-2 सवाल आप इस फॉर्म में प्रैक्टिस कर जाएं, आपको आई कैप कभी भी इस फॉर्म में तंग नहीं कर सकता इंशाल्लाह, है। उसको कल ही कर लेंगे ना साथ ही। उसका भी फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट रैंकिंग का है, एक फॉर्मेट है वैल्यूज प्लेस करने का। दोनों फॉर्मेट साथ रख लो, हो जाता है। मैं आपको इवन कल इसका वो जो है डिस्क्लोजर वो भी करवा दूंगा कैसे होता है। ये ईपीएस है, बाकी मुश्किल है। मिक्स होता है, सबसे मुश्किल सवाल डैफोडिल्स वाला है आप लोगों के मुताबिक, उसका ये टेबल बनता है। अभी देख लेते हैं कितना मुश्किल है। वन 130 पे टैक्स